हेलो एवरीवन, तुम लोग कैसे हो। पिछले क्लास में ध्यान होगा कि हम लोग लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था। और क्वेश्चन करने के दौरान हम लोग उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किए थे। एक्सप्लेन करने से क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन आंसर तुम बना रहे हो और उसको अगर एक्सप्लेन करके अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा थ्योरी और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जिससे तुम क्या करोगे, जो क्वेश्चन बना रहे हो वो तो उसका आंसर तो तुमको पता चल ही रहा है, कंसेप्ट। उसके साथ साथ जो ऑप्शन को डिस्कस अगर हम करते हैं तो उससे नॉलेज और क्या करेगा, इन्हांस होगा, बढ़ेगा। तो आइए हम लोग जो है जहाँ तक हम किए थे उससे हम आगे बढ़ते हैं। और हम लोग देखो, हम लोग का क्वेश्चन क्या है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, जो एक सेल से मिलके बना है। ठीक है। और ये अमीबा में क्या होता है, ये मान लो ये अमीबा है, क्या है, अमीबा। ये यूनिसेलुलर है। इसके अंदर क्या होता है बताओ, न्यूक्लियस होता है। अब देखो, जब इस अमीबा के पास कोई फूड आएगा, मान लो ये फूड आया, तो ये अपने अंदर कैसे फूड इंटर करेगा, अपने बॉडी के अंदर अमीबा कैसे फूड इंटर करेगा। तो इसके लिए अमीबा क्या करेगा, एक्सटेंशन होगा इसके मेम्ब्रेन में। और क्या डेवलप होगा, सूडोपोडिया। क्या डेवलप होगा जी, सूडोपोडिया। तो सबसे पहले फिंगर लाइक टेम्पोरी एक्सटेंशन ऑफ सेल पर इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया डेवलप होता है। सूडो मतलब ही क्या होता है, झूठा। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये जो सूडोपोडिया है परमानेंट नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये टेम्पोरी एक्सटेंशन है। इसके बाद क्या होगा, इसके फूड वैक्यूल में सेकेंड, पहला स्टेप क्या होगा बताओ। पहला स्टेप होगा, ये स्टेप हमारा फर्स्ट है, ये फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, फिंगर लाइक टेम्पोरी एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसमें क्या डेवलप होगा, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो पहला हमारा क्या होगा, थर्ड। और उसके बाद क्या होगा, सेकेंड। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। फिर इस फूड वैक्यूल में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट। फूड वैक्यूल में क्या होगा बच्चों, ये जो हमारा फूड जो है वो कहाँ जाएगा बताओ, ये हमारा मेम्ब्रेन था। और ये सूडोपोडिया के थ्रू ये हमारा फूड कहाँ जा रहा है बताओ, फूड वैक्यूल में। और इस फूड वैक्यूल में जाके क्या करेगा बताओ, ये साइटोप्लाज्म में है। तो डिफ्यूजन करेगा सिंपल न्यूट्रिएंट। यहाँ पर क्या होगा, फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा। और फिर ये साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा। ठीक है। अभी डिफ्यूज करने के बाद क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करेगा, ब्रोकन करेगा। ठीक है, तोड़ेगा। डाइजेशन में क्या होगा, तोड़ा जाएगा। ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल सब्सटेंस में। और फिर क्या होगा, जो फूड डाइजेस्ट हो गया, जो जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको तो अमीबा अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा, यूज कर लेगा। और जो फूड अनडाइजेस्टेड है, वेस्ट है, उसको क्या करेगा, बॉडी से क्या करेगा, बाहर करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा देख लो, सबसे पहले अमीबा क्या करेगा बताओ, सूडोपोडिया। एकदम इंपॉर्टेंट, ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ये तुमको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि स्टेप ऑफ थी, अमीबा कैसे फूड लेता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कैसे करता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेगा बताओ, सबसे पहले सूडोपोडिया डेवलप होगा, फिंगर लाइक एक्सटेंशन। उसके बाद क्या करेगा, वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। फिर उस वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, जब डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। और फिर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ, ये वाला 3 नंबर। तो बताओ, ये अमीबा भी क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। और तुमको पता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सबसे पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम क्या करते हैं,
बॉडी से बाहर करते हैं। यहाँ पर अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, तो अपने सेल सरफेस से मेम्ब्रेन से क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एरोबिक रिस्पायरेशन द स्टेप आर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड फर्दर कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ प्रोसेस रिस्पेक्टिवली अकरिंग। तुमको पता है कि हम पिछले क्लास में बताए थे कि हमारा क्या है, ये सेल है, ये सेल का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमारा क्या था, डबल मेम्ब्रेन क्या था, न्यूक्लियस। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो हमारा जो एरोबिक रिस्पायरेशन का स्टेप होता है, ग्लूकोज कहाँ टूटता है, ग्लूकोज यही साइटोप्लाज्म में टूटता है। कहाँ टूटता है जी, साइटोप्लाज्म में। और तुमको पता है कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल ऑर्गेनल, जैसे नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। तो पहला स्टेप जो है ग्लूकोज से पायरुवेट जो बनता है वो कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। फर्स्ट स्टेप कहाँ हो गया, साइटोप्लाज्म में। और सेकेंड स्टेप जो होगा वो कहाँ होगा, बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पहला स्टेप यहाँ और दूसरा स्टेप यहाँ होगा। क्या होगा आंसर बताओ, ये डी नंबर। तो बताओ ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। तुम लोग जब पढ़ा होगा, जब रिस्पायरेशन को पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ये जरूर तुम लोग पढ़ा होगा कि जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन दो प्रकार का, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन में ये पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, और फिर ये पायरुवेट जो फर्दर कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो हमारा देखो ये आंसर क्या है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन एरोबिक रिस्पायरेशन। देखो यहाँ पर ग्लूकोज, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ये हमारा साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में। ग्लूकोज कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का। ये कितने कार्बन में टूटा, 3 कार्बन में। अगर ऑक्सीजन अब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और मसल में क्या होता है, ये ईस्ट में, और मसल में क्या होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ये इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड है, और लैक्टिक एसिड कितना कार्बन है, 3 कार्बन कंपाउंड। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड था, इसका प्रोडक्ट भी 3 कार्बन कंपाउंड है। इसीलिए एक बात ध्यान रखना कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होता। यहां पर CO2 रिलीज नहीं होगा। और यहां पर देखो CO2 रिलीज हो रहा है। यहां पर भी देखो एरोबिक रिस्पायरेशन में भी क्या रिलीज हो रहा है, CO2। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बिसाइड्स मिनिमाइज द लॉस ऑफ ब्लड, why it is essential to plug any leak in blood vessel, name the component of blood which help in the process of state, how this component perform this function। तुमको पता है बच्चों, अगर कोई ब्लड वेसल है, देखो इस यहाँ पर, अगर देखो कोई ब्लड वेसल है, ये हमारा ब्लड वेसल है, अगर कोई लीक हो रहा है, अगर मान लो यहाँ किसी कारण से यहाँ पर क्या हो गया, मान लो ये लीक कर गया, ठीक है, ये अगर हमारा लीक होगा तो ब्लड बाहर आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, इस जो लीकेज आ रहा है वहां पर क्या करेंगे, प्लग करेंगे। तो कहता है इट इज इसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन ब्लड वेसल। अगर ये लीक हो रहा है तो ब्लड क्या आ जाएगा, ब्लड वेसल से क्या आ जाएगा, बाहर। तो हमको इसको बाहर जाने से क्या करना है, रोकना है। तो प्रिवेंट ब्लड लॉस एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड बाहर आ जाएगा तो ब्लड प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, कम। तो अब इसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है बताओ, इसके हेल्प से, प्लेटलेट के हेल्प से क्या करता है बोलो, ये प्लेट इंजाइम रिलीज करता है जो ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। समझ आ रहा है बात को। तो अगर कहीं लीकेज हो रहा है ब्लड के पाइप में, ब्लड वेसल में, तो हम ब्लड को बाहर जाने से रोकने के लिए क्या करेंगे बताओ, हमारा प्लेटलेट क्या करेगा, एक सर्टेन इंजाइम रिलीज करेगा जो उस ब्लड को क्लोट कर देगा। समझ में आ रहा है बात को। जहां कहाँ क्लोट करेगा, जहां पर ये क्या हो गया, डैमेज हुआ, जहां से ब्लड क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो अगर क्लोटिंग हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, फर्दर ब्लड लॉस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नहीं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण इंसान का जान भी जा सकता है। ठीक है ना।
अभी देखो इसका नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन। देखो फिर कहता है द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट रिलेटिवली स्लोअर देन एनिमल। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लांट में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है वो स्लोअर होता है देन एनिमल, गिव रीजन। बच्चों बताओ एक बात कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हार्ट होता है, और हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ऐसा कोई ऑर्गन हमारे प्लांट में उपलब्ध नहीं है। जब प्लांट में उपलब्ध हार्ट के ही जैसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन हमारे प्लांट में उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, पंपिंग करना क्या होगा, थोड़ा सा कोई भी मटेरियल को क्या होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, ये काम धीरे धीरे होता है, स्लोअर होता है देन एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द रोल ऑफ फ्लोएम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट। तुमको पता है कि मैं ये हमारा फ्लोएम का क्या काम है बताओ। ये तुम पढ़ा होगा कि हमारा वेस्कुलर टिश्यू दो टाइप का है, एक जाइलम है और क्या दूसरा है, फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कौन करता है जी, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और तुम लोग पढ़ा होगा कि जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे प्लांट के लिप में क्या होता है बताओ, फोटोसिंथेसिस। प्लांट के लिप में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जितना यूज कर रहे हैं उतना यूज करेगा, और जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उस एक्सेस ग्लूकोज को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है बताओ, एज ए सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर कर देता है, स्टेम में, रूट में। समझ रहे बात को। तो वहां पर क्या होता है, स्टोरेज होता है एज ए स्टार्च। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में स्टोरेज होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड, वो जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके थ्रू बताओ, फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट स्लोअर देन एनिमल, क्यों बताओ, क्योंकि प्लांट के पास कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता। जिस तरह हमारे पास ह्यूमन में क्या होता है, हार्ट होता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन हमारे प्लांट के पास अवेलेबल नहीं है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन प्लांट डिपेंड मेनली ऑन फिजिकल प्रोसेस। जैसे प्लांट में जो मूवमेंट होता है मटेरियल का, वो कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन। तुमको पता है डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फिर ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी हाई टू लो जा रहा है, लेकिन किसके बारे में बात करते हैं, वाटर के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है ना। और एक है ट्रांसपायरेशन पुल। तुम लोग पढ़ा होगा ट्रांसपायरेशन में कि लीप के द्वारा वाटर लॉस होता है। वही वाटर जो लॉस होता है वो क्या करता है, ट्रांसपायरेशन पुल लगाता है, जिससे क्या होता है, हमारे प्लांट के निचले वाले पार्ट से क्या होता है बताओ, वाटर ऊपर आ जाता है, नीचे से ऊपर आ जाता है। इसके लिए क्या लगाता है, एक फोर्स, जो क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल। तो ये सब माध्यम है जिसके थ्रू क्या होता है, कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन हमारे प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक हार्ट के जैसा कोई पंपिंग और ऑर्गन उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रोसेस थोड़ा क्या होता है, स्लो होता है। किसके रिस्पेक्ट में, ह्यूमन या एनिमल के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब इसके बाद अगला बताए थे कि फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड। तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, सुक्रोज में। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज क्या है बच्चों, डाइसेक्राइड है। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड जो किसका बना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज का। तो सुक्रोज एक क्या है, वह ध्यान रखो, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो किसका बना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बना है। ठीक है। देखो
बना ग्लूकोज, कन्वर्ट हो गया सुक्रोज में, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू किसके किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। और जब स्टोरेज होता है तो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। और स्टार्च हमारा क्या है? ये डाइसेक्राइड है, और स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड। और ये जो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बताओ? ट्रांसलोकेशन। फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ये बात ध्यान रखो बच्चों, ये बार बार एग्जाम में पूछता है और ये कंफ्यूजिंग भी होता है। जैसे एक होता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि वाटर लॉस होता है बाय द लीप। लीप के द्वारा वाटर लॉस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। और फूड ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। और ऑप्शन में पहला दे देगा ट्रांसलोकेशन, तो थोड़ा ट्रांस ट्रांस सोचकर क्या बचा होता है? कंफ्यूज होता है। ये बात ध्यान रखना कि फूड ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस क्या बोले? ट्रांसलोकेशन। और वाटर लॉस बाय द लीप क्या बोले? ट्रांसपायरेशन। ठीक है, यही सब क्वेश्चन करने से, यही सब जो थ्योरी में थोड़ा थोड़ा जो हमको क्या सिली मिस्टेक होता है वो क्या होगा? कम होते चला जाएगा। ठीक है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरी, व्हाई डू दे हैव थिक एंड इलास्टिक वाल। ये बच्चों तुमको पता है कि हमारा ब्लड वेसल कौन होता है? कैपिलरी होता है। अब कैपिलरी के बारे में हम बताए थे पिछले क्लास में कि कैपिलरी का वाल क्या होता है? वन सेल थिक होता है, क्योंकि कैपिलरी को क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज करना होता है। और हमारे आर्टरी का वाल क्या होता है बताओ? आर्टरी में क्या होता है? सिंपल स्क्वायमस इपिथीलियम होता है। क्या होता है जी? सिंपल स्क्वायमस इपिथीलियम होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? इंडोथीलियम। और ये जो हमारा है, ये हमारा आर्टरी है। ये क्या है? आर्टरी। तो आर्टरी का जो दीवार होगा वो थोड़ा क्या होगा? थिक होगा। क्या होगा जी? थिक होगा। जिससे ही बताओ ये रास्ता क्या हो गया? डायमीटर ज्यादा हो कि नैरो हो गया? नैरो हो गया। नैरो होने के कारण ये आर्टरी के द्वारा प्रेशर ज्यादा जनरेट किया जाएगा। और तुमको पता है कि हमारा आर्टरी का काम क्या है? आर्टरी और वेन में क्या अंतर है? आर्टरी क्या करता है? हार्ट से ब्लड को कहां ले जाता है? टिश्यू ऑर्गन के पास ले जाता है। और हम बहुत बार यूज कर लेते हैं कि आर्टरी का काम क्या है? ऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करना? हार्ट से अवे फ्रॉम हार्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाना, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और वेन का क्या काम है? वेन का क्या काम है बच्चों? कि बॉडी पार्ट से कहाँ लाना ब्लड को? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लाना? हार्ट में। एक्सेप्ट कौन ऐसा वेन है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये इसको हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाना है, तो इसका प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए हमारा क्या होता है? इसका वाल क्या होता है? ठीक होता है। देखो द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज, मेन फंक्शन आर्टरी का क्या है? कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। हम अभी बताए थे तुमको कि ये क्या कैरी करता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड को। एक्सेप्ट कौन था? पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या ले जाता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहां ले जाता है? हार्ट से लंग्स, लंग्स के पास। ठीक है ना? अब देखो ये अवे फ्रॉम हार्ट, तो आर्टरी क्या करता है? ब्लड को कहाँ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेता है? हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। इसका वाल क्या होना चाहिए? थिक होना चाहिए और इलास्टिक। क्यों थिक और इलास्टिक होना चाहिए? क्योंकि ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। कि क्या करता है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर से। हाई प्रेशर कम होगा जब मान लो कोई पाइप है, अगर उसका डायमीटर ज़्यादा होगा तो निश्चित है कि उसका प्रेशर कम होगा। वही अगर पतला पाइप होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ब्लड आसानी से दूर तक बॉडी के जो ऑर्गन दूर दूर भी वहाँ तक आसानी से ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुँच पाएगा। ठीक है, तो हार्ट हार्ट का जो क्या है वाल क्या होता है? ठीक होता है। और साथ साथ क्या होता है बच्चों? इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी होने से क्या फायदा है कि आप ये क्या करता है? ये ब्रस्ट होने से बचता है। देखो जैसे मान लो ये हमारा क्या आर्टरी, आर्टरी है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा आर्टरी में, तो क्या हो सकता है बताओ? अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो ये बताओ, ये जो आर्टरी के दीवार है उस पर प्रेशर जनरेट करेगा। प्रेशर जनरेट करेगा तो ये दीवार क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। तो इसको डैमेज होने के से बचाने के लिए इसके अंदर क्या होता है? इसका नेचर क्या होता है? इलास्टिसिटी वाला। इलास्टिसिटी होगा तो प्रेशर अगर थोड़ा बढ़ेगा तो ये अपने शेप में थोड़ा सा क्या करेगा? चेंज करेगा। फिर घटेगा तो अपना मेंटेन कर लेगा। तो बिना ऐसे वाल हमारा ब्रस्ट हो सकता है, फट सकता है, उसको बचाता है कौन? हाई प्रेशर में। कौन सा प्रॉपर्टी? इस आर्टरी का इलास्टिसिटी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट यूज ए वेराइटी ऑफ टेक्निक टू गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल, जस्टिफाई दिस। अब देखो इसको बहुत ज़्यादा यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्लांट जो है गेट रीड देयर वेस्ट मटेरियल इन सेवरल वेज। कौन कौन सा तरीका है? तुमको पता है कि प्लांट CO2 रिलीज करता है, तुमको पता होगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। क्या रिलीज करता है जी? ऑक्सीजन। किससे रिलीज करता है? प्लांट के लीफ में क्या होता है? स्टोमाटा। स्टेम में क्या होता है? लेंटिसेल। ठीक है ना, स्टोमाटा में भी पोर होता है, लेंटिसेल भी पोर होता है, जिसके थ्रू हमारा CO2 और O2 अंदर बाहर होते रहता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। और रिस्पायरेशन के दौरान क्या रिलीज करता है प्लांट? CO2। दूसरा क्या, एक्सेस वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपायरेशन थ्रू स्टोमाटा। हमारे स्टोमाटा में जो पोर है, अगर प्लांट का लीफ जो वाटर लॉस करता है, कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपायरेशन। और किसके थ्रू करता है? इस स्टोमाटा के थ्रू करता है। फिर हमारा रेजिन है, गम्स है, ये हमारा प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है, तो जो जाइलम ओल्ड हो जाता है वहां पर रेजिन और गम क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और अब ये ओल्ड हो गया तो डेड हो गया, तो डेड टिश्यू फिर क्या होता है? बाद में एक्सक्रीटेड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। फिर है वेस्ट में ऑल्सो भी स्टोर्ड इन लीव्स। लीव्स में, बार्क में, फ्रूट में भी क्या रहता है? वेस्ट मटेरियल क्या रहता है? डिपोजिट होता है। फिर ये प्लांट का जो पार्ट है फॉल करता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है ना, ये डिफरेंट मेथड है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर करने। कौन कौन सा मेथड है बताओ? स्टोमाटा के थ्रू, लेंटिसेल के थ्रू, CO2 का अंदर बाहर होना। फिर एक्सेस वाटर को क्या करते हैं? लॉस्ट बाय ट्रांसपायरेशन। स्टोमाटा के थ्रू वाटर लॉस होता है, प्रोसेस ट्रांसपायरेशन। फिर रेजिन और गम कहाँ स्टोर होता है? ओल्ड जाइलम में और अदर डेड टिश्यू में। फिर वो लेटर क्या होता है? एक्सक्रीट हो जाता है बाद में जाके। फिर वेस्ट में भी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क एंड फ्रूट। और वो फ्रूट नीचे गिरेगा या लीव्स गिरेगा। ठीक है ना, तो वो ये अलग अलग ये सब मेथड है जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं? प्लांट के बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक द प्रोसेस गिवन इन ब्रैकेट्स इन इसके। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रेकडाउन। अब देखो अभी आज ही हम पढ़ा है कि पायरुवेट जो है इन एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन ह्यूमन। अच्छा बताओ, एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज क्या कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। और पायरुवेट CO2 प्लस वाटर प्लस ATP लगभग 36 to 38 ATP रहता है। ठीक है, और अगर एनारोबिक होगा तो क्या होगा? देखो हम यहां पर बता रहे हैं तुमको, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? एरोबिक रिस्पायरेशन में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में। हम लोग पढ़े थे, कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में। कहां होता है जी? साइटोप्लाज्म में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं जी? ग्लाइकोलाइसिस। और इसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो प्रोसेस होगा वो एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में होगा। ग्लूकोज से पायरुवेट जो कन्वर्ट होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन में होता है, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑक्सीजन रहे नहीं रहे ये प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन पर इसका डिपेंडेंसी इस प्रोसेस के लिए नहीं है। कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट। अगर एरोबिक है तो हमारे पास ऑक्सीजन है, तो यही पायरुवेट कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके क्या बन जाता है? CO2 वाटर और एनर्जी 38 ATP। ठीक है, और अगर एनारोबिक होगा ये हमारा पायरुवेट, यही पायरुवेट एनारोबिक कंडीशन में क्या हो जाता है बताओ? यहां तक का तो स्टेप सेम रहेगा, लेकिन यही अगर क्या बन जाएगा? इथेनॉल प्लस CO2। लेकिन इसमें ATP कितना बनता है? 2 ATP। यहां पर कितना बनेगा? 38 ATP। ठीक है, और दूसरा क्या है? और दूसरा क्या हो सकता है एनारोबिक में प्रोसेस? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो हमारे कहाँ होता है? मसल में। कहाँ होता है जी? मसल में लैक्टिक एसिड बनता है, और प्लस यहाँ भी एनर्जी क्या निकला? 2 ATP। समझ में आ रहा है बात को? एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। फिर कहता है रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस प्लांट गैस रिलीज। तुमको पता है रिस्पायरेशन में क्या होता है बताओ? रिस्पायरेशन में क्या करता है बताओ? ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और क्या बनता है? CO2। क्या बनता है? CO2 और वाटर। ठीक है, तो CO2 हमारा क्या है? गैस है। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या निकला तुम्हारा? CO2। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? जस्ट इसका उल्टा, रिवर्स। CO2 वाटर रॉ मटेरियल होता है
और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस में हमारा कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन। फिर अगला सी में क्या है, रिस्पायरेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड फिश ऑर्गन इन्वॉल्व। बताओ टेरेस्ट्रियल प्लांट किसको बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट जो जमीन पर, जो लैंड में ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट। और टेरेस्ट्रियल प्लांट में कौन सा ऑर्गन होता है मेनली, टेरेस्ट्रियल प्लांट में हमारा कौन सा ऑर्गन है बताओ, लंग्स। और फिश कौन सा ऑर्गन यूज करता है, ये तो बचपन से ही पर हो, गिल्स। क्या यूज करता है, गिल्स। क्या देख सकते हो एरोबिक रिस्पायरेशन में पायरुवेट किस में होता है प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड और इथेनॉल भी। अगर हम ह्यूमन का बात करें तो लैक्टिक एसिड होगा, ईस्ट में इथेनॉल। फिर रिस्पायरेशन में क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि फोटोसिन में क्या लीज होता है, ऑक्सीजन, बता चुके हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल में के पास कौन सा ऑर्गन होता है, लंग्स, रिस्पायरेशन के लिए, जबकि फिश के पास क्या होता है, गिल्स। क्या होता है, फिश के पास क्या होता है, गिल्स। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनलिस्ट एनी टू नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम द ब्लड ऑफ ह्यूमन किडनी। दूसरा क्वेश्चन है इसका, नेम द कैपिलरी क्लस्टर फॉर्म बाय द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी इन द वोमेन्स कैप्सूल। और तीसरा क्या है, फ्लो चार्ट। अब देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो नाइट्रोजनस बेस्ड जो हमारा है वो मेनली कौन होगा, मेनली हमारा होगा यूरिया। कौन होगा जी, यूरिया। ठीक है, और थोड़ा बहुत यूरिक एसिड भी निकलता है। तो देखो पहला क्या होगा, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो हमारे कहाँ से निकलता है, रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय ह्यूमन किडनी। दूसरा क्या है, ये देखो ये तुम लोग पढ़ा होगा, एक पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि ये हमारा क्या था बताओ, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन था, ठीक है। इस नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। ये क्या था हमारा बताओ, इनरटी। यहाँ पर ये जो गुच्छा बन जाता है, इस गुच्छा को ही क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो हमारा क्या है, द कैपिलरी क्लस्टर। देखो ये कैपिलरी झुंड, कैपिलरी का झुंड क्या बन गया, ये रीनल आर्टरी आ रहा था, कौन सा ब्लड आ रहा था, इम्प्योर ब्लड। और ये कैपिलरी का झुंड को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और क्या है तीसरा, क्या, फ्लो चार्ट शोइंग द पाथ ऑफ यूरिन। देखो अब इसको समझो इधर, देखो ये हमारा क्या है, बोलो, ये हमारा क्या है, किडनी है। कितना किडनी होता है हमारे बॉडी में, 2 किडनी। और यहाँ से, और किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या कर रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन। और ये हमारा है किडनी। क्या है बच्चों, किडनी। कितना किडनी होता है, 2। और इसको क्या बोलते हैं, पाइप को यूरेटर। अब ये देखो जो यूरिन बना, अब वो यूरेटर के थ्रू कहाँ आ रहा है बताओ, इस ब्लैडर में। इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और ये हमारा क्या हुआ, यूरेथ्रा। क्या हुआ, यूरेथ्रा। तो देखो ये किडनी में यूरिन क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और फिर ये यूरेटर के थ्रू कहाँ जाके टेम्प्रोरी स्टोरेज होगा, यूरिनरी ब्लेडर में। और फिर यूरेथ्रा के थ्रू क्या आ जाएगा, बॉडी से क्या आएगा बाहर। तो पहले किडनी से यूरेटर, किडनी से देखो यूरेटर, और यूरेटर से यूनिब्लडर, फिर ये रास्ता को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। और फिर ये बॉडी से क्या हो गया, बाहर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट नॉन एज डबल सर्कुलेशन। अब इसको यहीं पर हम लोग समझते हैं। देखो ये हमारा हार्ट का कितना चेम्बर है, जल्दी बताओ, 4 चेम्बर। कितना चेम्बर है जी, ये हमारा हार्ट है। हार्ट में कितना चेम्बर होता है, 4 चेम्बर। कितना चेम्बर होता है बच्चों, 4 चेम्बर। लेफ्ट ऑरिकल,
लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ये हमारा क्या है, एल्वेलाई। ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। अब देखो गैसेस सेक्शन तो यहाँ पर हो रहा है, गैस सेक्शन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। इधर से ऑक्सीजन आया, और ये हमारा क्या है बताओ, ये है पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ आया बोलो, ऑक्सीजन ये लंग से कहाँ आया, एल्वेलाई से, इस ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन आ गया। फिर ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये ब्लड कैपिलरी के माध्यम से कहाँ जाएगा बताओ, ये हमारा क्या है, पल्मोनरी वेन। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। अब समझो, हम सांस लिए, कहाँ गया, लंग्स में ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन लंग्स में जाके खुद का फिर कहाँ, यहाँ से ब्लड कैपिलरी में। और तुमको पता है कि ब्लड कैपिलरी में क्या रहता है, ब्लड। अब ब्लड में क्या घूमते रहता है, आरबीसी, और उस आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और तुमको पता होगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन एक, हीमोग्लोबिन समझो कि टेम्पू है, टेम्पू जैसे पैसेंजर को नहीं कैरी करता, उसे जैसे ही ऑक्सीजन कहाँ आया लंग्स में, ड्यू टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ब्लड कैपिलरी में। और ब्लड कैपिलरी में कौन है जी, आरबीसी, आरबीसी में कौन है, हीमोग्लोबिन। वो जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को देखा बेकरार हो गया, और उसको क्या बोला कि चलो तुमको कहाँ ले जाते हैं, टिश्यू में। क्योंकि तुमको पता है कि हम सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि सांस से हमको क्या मिलता है, एनर्जी। सांस है तो आस है। कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कब मिलेगा, जब फूड टूटेगा। फूड कब टूटेगा, कंप्लीटली जब ऑक्सीजन उसको मिलेगा। इस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्योंकि काम करने के लिए, बॉडी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं सांस है तो आस है। जब तक सांस है तभी तक जिंदगी का आशा है, सांस खत्म जिंदगी खत्म। ये हमारा ऑक्सीजन कहाँ गया बताओ, कैपिलरी के थ्रू पल्मोनी वेन में, पल्मोनी वेन से कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर वॉल्व होता है, बाइकासिड वॉल्व। फिर यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ से एरोटा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया बताओ, ये हमारा क्या है, टिश्यू है। यहाँ पर होता है सिस्टेमिक कैपिलरी, जो ये ऑक्सीजन यहाँ से कूदक कर फिर कहाँ चला गया बोलो, टिश्यू में चला गया। और टिश्यू में या सेल में जाके फूड को तोड़ा, और फिर वहां से क्या रिलीज हुआ, CO2। क्या रिलीज हुआ, CO2। फिर यही CO2 को वेन के द्वारा, वेन किसमें जाके मिला, वेना केवा में, और फिर ये जाके राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड, इसमें कौन सा ब्लड है बताओ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। कौन है जी, डीऑक्सीजिनेटेड। इसमें कौन था ब्लड, ऑक्सीजिनेटेड। तो देखो ऑक्सीजन आया सांस लिए, ये कहाँ गया ऑक्सीजन, लंग्स में। लंग्स से कहाँ गया, पल्मोनरी कैपिलरी में। पल्मोनरी कैपिलरी से, कैपिलरी में से कहाँ गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, एरोटा आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया बोलो, सिस्टेमिक कैपिलरी में। सिस्टेमिक कैपिलरी में ऑक्सीजन यहाँ से कूदा के कहाँ चला गया, टिश्यू में, और जाके सेल को में फूड को तोड़ दिया। अब फूड को तोड़ने से क्या मिला, CO2, वाटर और एनर्जी। एनर्जी को यूज करने के लिए रख लिया, और CO2 जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना है बाहर, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल। तो देखो ये CO2 क्या होगा, फिर कहाँ गया बोलो, वेन वेना केवा होते हुए कहाँ चला गया, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फिर कैपिलरी होते हुए CO2 कहाँ चला गया, लंग्स, और लंग्स से बॉडी से बाहर आता। हम बोलते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। यहाँ पर देखो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और हम लोग पढ़े थे कि देखो ये आर्टरी क्या ले जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जो ले जाता है आर्टरी, कैसा ब्लड ले जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ही ज्यादा होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है, CO2 का मात्रा क्या होता है, ज्यादा। तो देखो ये हमारे हार्ट में क्या हुआ, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और दूसरा बार क्या आया,
डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, इसका मतलब कितना बार सर्कुलेशन हुआ ब्लड का? 2 बार, एक बार ऑक्सीनेटेड और दूसरा बार डीऑक्सीनेटेड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। देखो डबल सर्कुलेशन था बिकॉज ब्लड पास 2 बार हार्ट में आया, एक बार ऑक्सीनेशन वाला और दूसरा बार, ठीक है ना, एक बार ऑक्सीनेटर, एक क्या, डीऑक्सीनेटर। अच्छा बताओ, ये दोनों अलग अलग चेम्बर में हो रहा है, क्यों? क्योंकि इफिशियंट सेपरेशन होता है, इफिशियंट काम करने, इफिशियंट वर्क के लिए सब। देखो यही है चीज़ जो हम अभी बताए, ठीक है। जो भी हम रिवाइज किए, देखो सिस्टमिक सर्किट है, ये रोटा के थ्रू, ये हार्ट से कहाँ आ रहा है बताओ? ये कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ गया, फिर हार्ट में ले गया, हार्ट से कहाँ ले चला गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। तो हम डिटेल बता चुके हैं। फिर अगला क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, इन विच पार्ट ऑफ सेल डज इट अकर? राइट द इक्वेशन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज ह्यूमन सेल इन द प्रेजेंस। अरे यार ये तो हम अभी बता चुके हैं, देखो ये अभी तुरंत हम बताएं, तो इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं, एक बार देख लो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, फिर वही पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? CO2 वाटर और एनर्जी निकलता है, ठीक है। पायरुवेट कंप्लीटली ब्रोक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? हमारे बॉडी के मसल में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन बताओ, अब कोई हमको 2 ही रुपया, हमको मदद का ज़रूरत है, हमको एनर्जी चाहिए, और जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना उपलब्ध नहीं है, तो कोई 2 ही ATP ला के दे रहा है, लेकिन कुछ तो हमारे लिए ऐड ही कर रहा है ना एनर्जी को, समझ रहे बात को? तो भले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 ही एनर्जी, 2 ATP मिला हमको, लेकिन कुछ तो हमको मिला ही ने, घटा तो नहीं, समझ रहे बात को? इसका मतलब हमारे बॉडी में अगर ऑक्सीजन का कमी होगा तो एरोबिक तो हो ही रहा, लेकिन जितना चाहिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, तो एरोबिक के साथ साथ हमारे मसल में क्या होने लगा? एनारोबिक। लेकिन एनारोबिक कंडीशन में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। फिर नेम द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट। ऑल्सो नेम दैट चेम्बर इन द हार्ट विच रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड स्टेट हाउ ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस चेम्बर इज सेंट टू द लंग। ये अभी जस्ट अभी हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। अभी तुरंत पढ़ाए थे, देख सकते हो, देखो कि लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन लाता है? लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है, और यहाँ से देखो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है? यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। तो अगर हम एक क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, इससे क्या होता है, आने वाला क्वेश्चन देखो रिपीट कर रहा है, कंसेप्ट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक ही साल में इस तरह का अलग अलग क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कंसेप्ट क्या था? सेम था। इसीलिए अगर हम कोई भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी टाइप का थोड़ा बहुत चेंज करके क्या होता है, नया क्वेश्चन फॉर्मेशन कर रहा है। सिलेबस तो वही है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया है और फिर उसको मन कर रहा है कि ऐसा ही क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से पूछे, थोड़ा बहुत चेंज कर देगा और नया क्वेश्चन बना देगा, लेकिन हमारा कंसेप्ट तो वही रहेगा। देखो इधर जो मैं बताया वही है कि ब्लड वेसल दैट ब्रिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द हार्ट, कौन सा है? अभी ये बताया ना, पल्मोनरी वेन, ठीक है। द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द हार्ट इज द वेना केवा। तुमको पता है, ये भी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो टिश्यू में जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ से CO2 निकलता है, वेन के थ्रू वेना केवा में जाता है। तुमको पता है सुपीरियर वेना केवा और क्या होता है? इन्फीरियर वेना केवा। ये राइट ऑरिकल में जाके क्या कर देता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को डाल रख देता है, ठीक है ना। ये देख रहे हो, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा होता है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाता है, ठीक है ना। अब देखो, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट रिसीव कौन सा ब्लड? अभी तुरंत पढ़ाए थे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? वेना केवा के थ्रू कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फिर कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी कैपिलरी होते हुए लंग्स, और लंग्स से कहाँ चला जाता है? बॉडी से बाहर। राइट एट्रियम ब्लड पासिंग टू राइट वेंट्रिकल, देखो वही लिखा हुआ है, व्हिच वेन द पंप द
डिऑक्सीजन ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीनेशन। ऐसा क्यों करते हैं? ऑक्सीनेशन के लिए। CO2 तो रख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ब्लड में डिओक्स, देखो हम इसलिए ब्लड को फिर से हम पहुंचा रहे हैं, ये सम सिंपल सोचो, साफ करने के लिए भेज दिया ब्लड। ब्लड में डिऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया था, ठीक है ना, राइट एट्रिकल और वेंट्रिकल में। तो हम पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से भैया इसमें क्या कर दो, इस ब्लड में CO2 का मात्रा ज़्यादा, इसको निकालो लंग्स के थ्रू, इसमें क्या भर के लेके आओ, ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन को भर के लाता है पल्मोनरी वेन के द्वारा, कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा आर्टरी के थ्रू सिस्टमिक कैपिलरी, सिस्टमिक कैपिलरी से ऑक्सीजन फिर कहाँ कूदा जाता है? टिश्यू में। और ये लगातार हमारे बॉडी में चलते रहता है। समझ रहे हो बात? तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन वेरियस एनिमल डिपेंड्स ऑन द फूड दे इट। हम क्या खा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होगा। मतलब खासकर समझो, जो जिसको नेचर खुद क्या है, कार्निवोरस बना के भेजा है, मतलब ठीक है ना, जो प्लांट के पार्ट को खाना नहीं चाहता है। तो तुमको पता है कि प्लांट का जो सेल वाल होता है उसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का डाइजेशन करना थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इसीलिए जो कार्निवोरस एनिमल है, जैसे टाइगर वगैरह हुआ, इस, हाँ टाइगर वगैरह हुआ, तो वो तो प्लांट के पार्ट को खाता नहीं है, तो उसका स्मॉल इंटेस्ट, उसको डाइजेशन इजीली हो जाएगा, इसलिए उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबा होने की जरूरत, लॉन्ग होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्लांट के पार्ट को खाता है उसको क्या चाहिए, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है, लॉन्ग होता है। ये होगा, अभी देख लो यहाँ लिखा होगा, द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी इन डिफरेंट एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर डाइट। देखो हर्बीवोर, हर्बीवोर्स किसको बोलते हैं? जो प्लांट के पार्ट को खाता है, जैसे का हुआ, रैबिट हुआ, ये सब, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, लॉन्गर होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि इसका जो फूड है वो प्लांट पार्ट है, और प्लांट के सेल वाल में क्या होता है, सेलुलोज, और जो क्या होता है, हार्ड, जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल, इसलिए उसको लंबा टाइम चाहिए कंप्लीट डाइजेशन के लिए, इसलिए उसका स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या होता है, लॉन्गर होता है, ठीक है। कार्निवोरस जो किसको खाता है, सिर्फ फ्लेश, एनिमल का फ्लेश खा रहा है, एनिमल का पार्ट खा रहा है, तो उसका उसका इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए इसका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबे। देखो बिना मतलब का बॉडी में, कोई भी बॉडी में स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसके लिए एनर्जी खर्च हो रहा है कि नहीं, मटेरियल खर्च हो रहा है कि नहीं। तो नेचर इतना सुंदर, देखो खूबसूरत है, कि जो कार्निवोरस है उसका क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या शॉर्ट कर दिया, क्योंकि इसका कोई जरूरत ही, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्या हर्बीवोरस है उसका क्या होगा, थोड़ा लॉन्ग होगा, क्योंकि उसको चाहिए, क्योंकि उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। फिर है, देखो अगला क्वेश्चन होगा कि पेनक्रियाज का रोल क्या है। तुमको पता है कि पेनक्रियाज एक एंजाइम रिलीज करता है ट्रिप्सिन, लाइपेज। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। लाइपेज किसको तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या करता है, फैट के इमल्सिफिकेशन में इसका रोल है। मतलब फैट डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन फैट का करना क्या होता है, मुश्किल, इसलिए उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, जैसे कोई बड़ा ड्रॉपलेट है, वो छोटा छोटा ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देगा, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और एब्जॉर्प्शन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। फिर है कि स्टेट द रोल ऑफ रिंग इन कार्टिलेज। तुमको पता होगा कि हमारे कार्टिलेज में क्या होता है, ये हमारा कार्टिलेज में, इसमें सी शेप रिंग होता है, इस तरह सी शेप, सी देख रहे हो, सी लेटर, इस तरह। ये हमारे आगे कौन होता है, वेंट्रल, वेंट्रल आगे वाला पार्ट, पीछे डॉर्सल, ऊपर इंटीरियर, नीचे पोस्टीरियर। तो वेंट्रल साइड में क्या होता है, ट्रेकिया में रिंग होता है, और ये रिंग क्या करता है, इसको कोलैप्स होने से बचाता है ट्रेकिया को, ठीक है। स्टेट द रोल ऑफ, ये तो हो गया तुम्हारा। फिर हमारा डायफ्राम का क्या रोल है, डिप्स का क्या रोल है। देखो तुमको पता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना थोड़ा जरूरी है। देखो जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, देखो एक बार फोर्सफुली ब्रीथिंग करो, क्या हुआ, रिप्स कहाँ गया, ऊपर, रिप्स हमारा कहाँ गया, ऊपर। तुमको पता है ये, देखो इधर, अगर एक हम स्लाइड ले लेते हैं, देखो ये हमारा क्या है, स्टेरनम है क्या, ये हमारा फ्लैट बोन है स्टेरनम। और इसके पीछे,
पीछे क्या होता है, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, क्या है जी, वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल। और इससे कौन जुड़ा हुआ है, इससे कौन जुड़ा रहता है, ये रिब्स, कौन जुड़ा हो जी, रिब्स। अब 12 पेयर रिब्स होता है, सबको हम दिखा नहीं रहे हैं, समझ आ रहा है बात को। ये पीछे हमारा क्या है, VC है, VC मतलब वर्टिब्रल कॉलम। तो देखो ये हमारा स्टेरनम हुआ, अब पीछे क्या है, पीछे वाला जो हड्डी है बैकबोन, क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। और बीच में जो कैविटी है क्या हुआ, थोरेक्सिक कैविटी। उस थोरेक्सिक कैविटी में क्या होता है, लंग्स। क्या होता है जी, इसी के अंदर क्या हमारा लंग्स है, और बीच में क्या होता है, हार्ट। तुम पढ़ा होगा, देखो ये हमारा क्या है, ट्रेकिया, विंड पाइप है। ये क्या है, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर इसी के अंदर ये सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई होता है। इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। इसमें इसको, क्योंकि हमारा लंग्स दो है, लेकिन देखो इस तरह इधर लेफ्ट साइड में जो लंग्स है हमारा, इसमें थोड़ा सा लगता है ये जो है थोड़ा डिप्रेशन टाइप का हो गया। क्यों, क्योंकि डिप्रेशन में ही हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्या है, हार्ट है, क्या है जी, हार्ट। तो हार्ट थोड़ा सा स्लाइटली देखो, ये हमारा राइट लंग्स है, ये क्या है, लेफ्ट लंग है। और हमारा हार्ट किधर स्लाइटली शिफ्ट है, लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है बात को। तो ये जो है ये हमारा स्टेरनम हुआ, ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कोलम। और ये बीच में जो कैविटी है उसको क्या बोले, चेस्ट कैविटी या थोरेक्सिक कैविटी। इस थोरेक्सिक कैविटी में ही हमारा क्या होता है, लंग्स होता है, राइट और लेफ्ट लंग। और एक बात जान लो कि लंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हम बोल रहे हैं, एकदम ध्यान रखना। लंग खुद से अपने वॉल्यूम को बढ़ा घटा नहीं सकता। सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एबिलिटी हमारे लंग्स में अवेलेबल नहीं है। ये किस पर डिपेंड करता है, इसका वॉल्यूम का बढ़ना और घटना किस पर डिपेंड करता है, थोरेक्सिक वॉल्यूम, चेस्ट, ये रिब्स के, ठीक है ना। थोरेक्सिक वॉल्यूम बढ़ेगा तभी हमारा क्या होगा, लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। अब देखो जब हम सांस लेते हैं क्या होता है, रिब्स जो है वो कहाँ गया, ऊपर। ये रिब्स कहाँ गया, आगे। देखो ये रिब्स कहाँ गया, आगे। और ये लंग्स के नीचे यहाँ पर जो होता है डायफ्राम, कौन होता है जी, डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम ये कौन सा शेप में, डोम शेप में है। जब हम सांस लेते हैं तो डोम से क्या हो जाता है, प्लेट। तो देखो क्या होगा, रिब्स, तो ओवरऑल रिब्स अप बढ़ गया, आउट बढ़ गया, तो इधर वॉल्यूम बढ़ा। साथ साथ हमारा नीचे भी क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो ओवरऑल वॉल्यूम लंग्स का क्या है, बढ़ जाएगा। और तुमको जान लो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो देखो जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स क्या होता है, ऊपर उठता है, और डायफ्राम कहाँ आता है, नीचे। ओवरऑल हमारा वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ने के कारण, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो हमारे बॉडी के लंग्स के अंदर लंग्स का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। और बाहर का प्रेशर क्या है, उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो यार हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कहाँ चला जाता है हमारे लंग्स में। इसको बोलते हैं इनहेलेशन। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो ये हमारा डोम से फ्लेट हो गया था, वो फ्लेट से फिर क्या हो जाएगा, डोम। और हमारा जो रिब्स आगे उठा था, आउट बढ़ गया था, बढ़ गया था, वो फिर से कहाँ आ जाता है, अपने नॉर्मल पोजीशन पर, नॉर्मल ब्रीथिंग में। तो हमारा ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया, ये सॉरी वॉल्यूम घटा, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। और प्रेशर बढ़ेगा तो यार हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कहाँ चला जाएगा, बाहर। इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। तो इसमें किसका रोल हुआ बताओ, रिब्स का रोल हुआ, डायफ्राम का रोल हुआ, ठीक है। यही है द रोल ऑफ, यहां पर देखो, वाह ये ठीक है। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव। देखो ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था, इसको हम डिस्कस करें। देखो ये वाला भी हो गया, चलो ये और ये बचा है। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है ना। थोड़ा सा बस
कंसंट्रेट करके सुनना है। जब तक तुम पेशेंस नहीं रखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। जल्दी जल्दी पढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक फिर होगा नहीं। जब तक अच्छे से समझो तभी फिर कोई चीज़ के आगे बढ़ो, तभी जाकर तुम्हारा कंसेप्ट क्या होगा, डेवलप होगा। पेशेंस रखना जरूरी है। देखो ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था, इसको देख लो। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। देखो सिंपल सोचो यार, अगर कोई चीज़ को हम एंट्री करवाना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करवाना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई दरवाजा है, तो दरवाजा अगर कोई एक साथ हम चाहते हैं कि 10-20 आदमी अंदर आ जाए, तो बताओ दरवाजा छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। एरिया ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। उसी तरह हमारा फूड डाइजेशन कहाँ हुआ, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन होगा, जाएगा ब्लड में। तो तो वो फूड जो है एब्जॉर्ब होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा होगा, तभी तो हमारा आसानी से जो है डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ब्लड कैपिलरी में। इसके लिए नेचर ने क्या किया, जिसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एरिया को बढ़ाने के लिए क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भिलाई, क्या होता है, भिलाई डेवलप होता है, जो हमारे एरिया को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे सिंपल सोचो, एक इस तरह का एक इस तरह का, किसमें किसका ज़्यादा एरिया होगा? सिंपल सोचो, जब इसको तुम फैलाओगे तो ये ज़्यादा बड़ा होगा कि नहीं रस्सी, और ये क्या है, ये तो इतना ही है स्टेट में, इसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा। एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन करना क्या हो जाएगा, आसान। इसीलिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, भिलाई होता है। ठीक है, फिर कहता है व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। देखो जब हम मान लो हम यहाँ से बहुत कम समय में हम चाहते हैं कि बहुत लंबा दूरी तय कर लें, जब बहुत ज़्यादा लंबा दूरी के तय करोगे तो तेज़ी से दौड़ोगे मतलब कम समय में ज़्यादा वर्क करोगे, और काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो तुम्हारे बॉडी का एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या है, बढ़ जाएगा, और एनर्जी कब मिलेगा, जब फूड टूटेगा। और फूड कब टूटेगा, जब तुमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए बहुत तेज़ी से जब दौड़ते हैं तो कोशिश करते हैं कि मुंह से ही हवा चल जाए, मतलब हमारा क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना है, तो ब्लड पंपिंग होगा, फास्ट होगा, तभी तो ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। और सिर्फ ब्लड पंपिंग करने से थोड़ा होगा, तुम ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाओगे तभी ना। तो हम लोग तेज़ी से क्या करते हैं, रिस्पायरेशन भी करते हैं, लेकिन जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हमारा मसल क्या करने लगता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने लगता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और उसमें भी हमको एनर्जी मिलता है, लेकिन उस लैक्टिक एसिड के कारण हमारा मसल क्या होता है, क्रैम्प होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई अगर बहुत थकावट हो जाता है तो कहते हैं कि थोड़ा पैर दाब दो, है ना, या क्या करो, गर्म पानी में पैर को रखते हैं, तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन आसानी से होने लगेगा तो ऑक्सीजन उपलब्ध होने लगेगा आसानी से, और वही ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको तोड़ के CO2 वाटर के समझा रहा है बात को। इसीलिए क्रैम्प होता है इलेक्ट्रिक। और ये सब क्वेश्चन हो गया है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ कहता कि द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर, इवन वी आर just sitting in a class या even asleep, this maintenance job has to go on. These maintenance process require energy to prevent damage and breakdown of cell and tissue. देखो कहता है कि देखो तुम सोया है कि तुम बैठा हुआ है, तुम कुछ भी कर रहा है, तुम्हारे बॉडी को लगातार एनर्जी चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए वो अलग मैटर है, लेकिन एनर्जी तो चाहिए ही, ठीक है ना। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तुमको पता है कि एनर्जी के लिए हम किस पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्ट किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट पर। तो कोई बोलेगा हम तो कार्निवोरस हैं, हमको प्लांट से क्या लेना देना है। मान लो कि टाइगर बोला कि हम क्या हैं, कार्निवोरस, हमको प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम तो गाय बकरी को खा रहे हैं। लेकिन वो गाय बकरी किसको खा रहा है, प्लांट को खा रहा है जिंदा रहने के लिए। इसका अगर प्लांट नहीं होगा तो वो गाय बकरी नहीं होगा, अगर वो गाय बकरी जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि उसको तो प्लांट चाहिए, वो हर्बीवोरस है। तो अगर हर्बीवोरस ही अवेलेबल नहीं होगा तो कार्निवोरस को फूड कहाँ से मिलेगा, जब फूड नहीं मिलेगा तो कार्निवोरस एनिमल भी क्या है, मर जाएगा। इसलिए हमारे अर्थ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल, चाहे वो हर्बीवोरस या कार्निवोरस हो, सबको अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करना है, प्लांट पर। प्लांट तुम्हारे यहाँ फूड के लिए भटकता नहीं है, लेकिन तुम प्लांट पर डिपेंड
करते हो, क्योंकि प्लांट इसलिए नहीं भटकता है क्योंकि प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। और जो फूड के लिए ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ का हम लोग पढ़े हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पारासाइटिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तुम लोग सेप्रोट्रॉपिक के बारे में पढ़ा होगा कि ये डेड एंड डीकेइंग मैटर वो खाता है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करता है बॉडी में, जैसे फंजाई उंजाई वगैरह। फिर तुम लोग पारासाइट के बारे में पढ़ा होगा, जैसे लीच वगैरह जो होता है वो पारासाइट होता है, जो दूसरे लिविंग के ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, जैसे हम लोग ह्यूमन हैं तो हम लोग क्या करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का 5 स्टेप था: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और सॉरी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तो कहता है क्या कि कोई भी काम कर रहे हो, सोया हो, बैठा हो, क्लासरूम में हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है ना, रेस्ट में भी हो, तुमको क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से। कौन सा प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। और जो फूड बनाता है खुद उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। और जो तुमको फूड प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर भी तो कहलाएगा। ठीक है, कहता है नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड। अरे भैया कौन सा है? केमिकल इक्वेशन इवॉल्विंग प्रोसेस। तुमको पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 वाटर, और उस प्लांट के अंदर क्या होता है? लीफ में क्लोरोफिल, और सनलाइट से क्या लेता है? एनर्जी, और क्या बनाता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये हमारा। फिर स्टेट द प्रॉपर सीक्वेंस इवेंट डेट अकरिंग सिंथेसिस ऑफ फूड फॉर डेजर्ट प्लांट। देखो यहाँ पर देखो, ये हम अभी पढ़े थे CO2। प्लांट कहाँ से? एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? CO2। और रूट कहाँ लेता है? सॉइल से वाटर। और उस लीफ के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये सनलाइट जो एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में, फूड में। और क्या निकलता है? ऑक्सीजन। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट, कार्बन, ये तो बचपन से जान रहा है, वाटर टू प्रोड्यूस फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये हमारा केमिकल इक्वेशन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या है? वाटर, और क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो लेगा CO2, इसको चाहिए क्या? CO2 वाटर, और इस प्लांट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल, और इसको चाहिए क्या? सनलाइट एनर्जी। ठीक है ना, और बनाएगा क्या? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है कि डेजर्ट प्लांट जो है उसमें क्या होगा? देखो, डेजर्ट प्लांट किसको बोलते हैं? वैसा डेजर्ट एरिया किसको बोलते हैं? जहां पर पानी का कमी है। और तुमको पता है कि दिन में लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? डे में डे ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होगा तो हमारा अगर स्टोमाटा ओपन रहेगा, तो अगर हमारा स्टोमाटा ओपन रहेगा तो क्या होगा बताओ? ट्रांसपायरेशन का रेट क्या होगा? दिन में ज़्यादा। बेचारे, एक तो बेचारा डेजर्ट प्लांट के पास तो एगो लफड़ा क्या है यार, उसको पानी अवेलेबल नहीं है। डेजर्ट एरिया है, प्लांट पानी का कमी है, और ऊपर से वो प्लांट अगर वाटर लॉस करने लगे, एक तो तुम्हारे पास आमदनी नहीं है, खर्चा, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया। एक तो उसको पानी अवेलेबल उतना नहीं है जितना उसको सर्वाइव करने के लिए चाहिए, और दूसरा वो पानी लॉस करेगा ट्रांसपायरेशन से, तो प्लांट जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। तो वो अपने आप में क्या करता है? एडेप्टेशन करता है, क्योंकि दिन में वो स्टोमाटा को क्या कर देगा? क्लोज, कि भैया स्टोमाटा क्लोज रहेगा तो हमारा वाटर लॉस नहीं हो पाएगा, तो जो कम से कम बर्बाद हो रहा था उसको तो हम बचा लें। इसीलिए वो नाइट में क्या करता है? स्टोमाटा को ओपन करता है, जिससे CO2 को नाइट में ले लेगा, और CO2 को नाइट में लेके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है, और फिर उससे फिर CO2 निकाल के दिन में, लाइट तो रहता ही है, फिर वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेता है। तो बस सिंपल ये सोचो कि डेजर्ट एरिया में जो प्लांट है वो क्या करेगा? स्टोमाटा को दिन में क्लोज रखेगा, रात में ओपन करेगा, CO2 को रात में भर देगा, और फिर डे में स्टोमाटा को क्लोज कर लेगा, और जो CO2 भर चुका है उसी का यूज दिन में लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस में करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये होता है अपने आप को, जब परिस्थिति जैसा हो वैसा काम करोगे। अगर तुम सरवाइव कब करोगे? जब अगर सिचुएशन विपरीत है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपने आप को क्या करोगे? बॉडी को एडजस्ट करोगे, अपने आप को एडजस्ट करोगे, तब जाके तुम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो? सरवाइव कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर, और फिर अगला है स्टोमाटा गेट ब्लॉक ड्यू टू डस्ट। अरे सिंपल सोचो यार, जब क्लाउडी वेदर है तो क्या होगा बताओ, क्लाउडी वेदर के कंडीशन में क्या होगा, सनलाइट उतना अवेलेबल होता है बताओ, ठंडा के दिन में क्लाउडी, या मान लो कि बादल है, ठंडा छोड़ो, अगर क्या है, क्लाउडी है, बादल पूरा है, तो वो क्या करता है, सनलाइट उतना अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, सनलाइट अवेलेबल नहीं होगा तो बताओ, सिंपल सोचो, अगर यार प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 वाटर के तो चाहिए ही, क्लोरोफिल तो उसको होना ही चाहिए, तो है ही प्लांट के पास अवेलेबल। अगर सनलाइट नहीं हुआ पर्याप्त मात्रा में तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सनलाइट भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। फिर स्टोमाटा गेट ब्लॉक ड्यू टू डस्ट, CO2 कैन नॉट इंटर द लिप्स एंड हैंस। अरे सिंपल सोचो यार, मान लो ये हमारा लिप्स है, अब इस लिप्स का जो पोर है स्टोमाटा, ये पोर है, मान लो ये पोर है, इस पोर पर आ जाए डस्ट, क्या आ जाए, डस्ट आ जाए, डस्ट आ जाएगा तो बताओ इस पोर तुम्हारा रास्ता ही बंद हो जाए, सीओ स्टोमाटा में जो पोर है वो बंद होगा किससे, डस्ट से, तो डस्ट से स्टोमाटा का पोर अगर बंद हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर से CO2 हमारे लिप्स के अंदर जाना क्या हो जाएगा, मुश्किल, और मुश्किल हो जाएगा तो बताओ फोटोसिंथेसिस के लिए तो CO2 चाहिए यार, CO2 जितना चाहिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, घटेगा ही। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम कोशिश किए कि ये क्वेश्चन क्या है, लाइव प्रोसेस, आगे भी हम लोग लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना ये जो हमारा क्वेश्चन हुआ आज, सब्जेक्टिव भी बहुत सारा क्वेश्चन किए हम लोग डिस्कस, इस सब्जेक्टिव माध्यम से हम लोग लाइव प्रोसेस के बहुत चैप्टर को क्या किए, रिवाइज किए। तो जो मेहनती बच्चा है वो, उसको ये एकदम सोचना चाहिए, जो अच्छा करना चाहता है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे इस टाइम, क्योंकि दिसंबर नवंबर दिसंबर का टाइम आ गया है, तुम्हारा फरवरी एग्जाम है, ज़्यादा क्वेश्चन से जाओ थ्योरी पर, तो या ये सो एक बार थ्योरी को पढ़ लो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन से फिर थ्योरी को रिवाइज करो, तो जो तुम्हारा कमी होगा वो क्या होगा, पूरा होगा। समझे? ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे।